तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग वियतनाम युद्ध के दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। पहले अध्याय में हम लोगों ने जाना था कि वियतनाम पर फ्रांस, जापान, अमेरिका जैसे देश लगातार युद्ध करके उनके क्षेत्रों को अपने अधीन करना चाहते थे और एक उपनिवेश के तहत इंडो चाइना युद्ध करके वे लोग चाहते थे कि इस पर वो अपना आधिपत्य जमा सके। लेकिन वियतनाम के जो क्रांतिकारी थे उन्हें हर बार मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। कई युद्ध हुए, कई गृह युद्ध हुए, जिसके बाद वियतनाम को उसका अस्तित्व मिल रहा था। लेकिन अब इस अस्तित्व के बीच में अमेरिका आके खड़ा हो गया था और अमेरिका ने जिस प्रकार से अनेक तरह से प्रयास किया कि वो नॉर्थ वियतनाम को हड़प ले और साउथ वियतनाम की तरह नॉर्थ वियतनाम पर भी अपना अधिकार कर ले और कम्युनिस्टों को बढ़ने से रोके, उसके लिए उसने कई हथकंडे अपनाए। जिसमें से एक हथकंडा था केमिकल बम का, जिसमें उन्होंने नापाम और एजेंट ऑरेंज जैसे बमों की बरसात कर दी थी और ये बहुत बोल सकते हैं भयावह स्थिति उत्पन्न कर रहा था। पहले की वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से उन्होंने जंगलों के जंगल और कई रिहायशी इलाकों को तबाह कर दिया था और इससे वियतनामी सरकार जो थी वो बहुत सख्ती में आ चुकी थी। लेकिन वियतनामी सेना ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। उन लोगों ने अब अपने क्षेत्र में कई सारी सैकड़ों की संख्या में गुप्त सुरंगें खोदना शुरू कर दी। ये मानव सुरंग होती थी और इन सुरंगों का प्रयोग तब किया जाता था जब अमेरिका अपने अटैक वायुयानों के द्वारा, अपने अटैक एरोप्लेन के द्वारा बमों की बरसात करते थे। जब भी वे नापाम और एजेंट ऑरेंज का छिड़काव करते थे या इन बमों को हथियार बनाकर उन क्षेत्रों में गिराते थे जहां नॉर्थ वियतनाम के सैनिक या उनके लोग रहते थे, तो ये सभी नॉर्थ वियतनामी सैनिक जो थे उन सुरंगों में जाकर छुप जाते थे। आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह से जमीन के अंदर टनल्स बनाए गए थे जहां पर भारी मात्रा में रसद, पानी और हर तरह की व्यवस्था थी और इस तरह से वे छुप करके कई दिनों तक उन टनल्स में रह जाते थे। और जब इस चीज़ को देखने के लिए या उस हमले का मुआयना करने के लिए अमेरिकी जो स्थल सेना होती थी, जो ज़मीनी सेना की टुकड़ी होती थी, जिसमें 1500 से 1000 तक सेना शामिल होती थी, जो अमेरिका की सैनिक होते थे, जब भी वे इस मुआयना को करने आते थे तो इसी समय नॉर्थ वियतनाम के सैनिक छुपकर इन पर वार करते थे और इन्हें मौत के घाट उतार देते थे। अमेरिका की समझ में अभी भी नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से नॉर्थ वियतनाम को हराएगा। इसके तहत अमेरिका ने कई चालें चली थी। कई बार अमेरिका जो था वो नॉर्थ वियतनामी के रूप में भेष बदल के या उनके जैसे बन करके उन क्षेत्रों में जाने का प्रयास करते थे जहां पर नॉर्थ वियतनाम के सैनिक और उनके गुप्तचर रहते थे। लेकिन हर बार उन्हें नाकामी ही बोल सकते हैं कि हासिल होती थी। अब देखिए यहाँ तक तो अमेरिका जो था वो लगातार बोल सकते हैं अटैक पे अटैक कर रहा था, लेकिन नॉर्थ वियतनाम भी शांत बैठने वाला नहीं था। नॉर्थ वियतनाम ने भी एक ऐसी रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत उन लोगों ने यह फैसला किया कि जनवरी 1968 में वो भी एक ऐसा हमला करेंगे जो सरप्राइज अटैक रहेगा और इस युद्ध को, इस छोटे से हमले को टेंस ऑफेंसिव नाम दिया गया। देखिए टेंस ऑफेंसिव कई जगह पर आपको टेट ऑफेंसिव भी मिलेगा देखने को। तो ये जो टेट ऑफेंसिव या टेंस ऑफेंसिव जो युद्ध था ये काफ़ी बोल सकते हैं सरप्राइज अटैक के रूप में अमेरिका को गिफ्ट की तरह नॉर्थ वियतनाम ने दिया था। और इसमें हुआ कुछ ऐसा कि रात के लगभग 2:30 बजे अचानक उन क्षेत्रों पर नॉर्थ वियतनाम के सैनिकों ने हमला कर दिया जहां पर अमेरिकी पैराट्रूपर्स, अमेरिकी सेना और अमेरिका के जो बड़े बोल सकते हैं अधिकारी रहते थे। उदाहरण के लिए अमेरिकी दूतावास को आग लगा दिया गया और अमेरिका के जो बड़े बड़े जो सैनिक छावनियाँ थी उनको बमों से उड़ा दिया गया। इस तरह से पहली बार अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा और पूरे विश्व में इस बात की बोल सकते हैं हंसी उड़ाई गई कि अमेरिका को एक छोटे देश के सैनिकों ने बहुत ही खराब हालत कर दी है। इससे अमेरिका पूरी तरह बौखला गया और अमेरिका ने इस बौखलाहट से बचने के लिए कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जिससे नॉर्थ वियतनाम के लोगों को और उनके सैनिकों को कड़ी तमाचा मिल सके या उन्हें एक कड़ा बोल सकते हैं कि जवाब मिल सके कि किस तरह उन लोगों ने अमेरिका के व्यक्तित्व को या अमेरिका के सम्मान को धुतकारा है। देखिए इसी के तहत अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए
माई लाई मास्कर नामक एक ऐसी नरसंहार को अंजाम दिया जो काफ़ी दुखदायी था। उसी वर्ष अर्थात 1968 में अमेरिका ने माई लाई मास्कर नामक एक स्थान पर बहुत भारी मात्रा में निहत्थे महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ महिलाओं और बच्चों की जो संख्या थी लगभग 2000 से भी पार थी। यह एक छोटा सा गांव था जहाँ पर बहुत ही बोल सकते हैं कि ऐसे लोग रहते थे जो दिनचर्या के काम करते थे, और उन पर यह आरोप लगाकर इन लोगों ने हमला किया कि ये लोग जो हैं वो नॉर्थ वियतनाम के सेना से मिली हुई है। क्योंकि नॉर्थ वियतनाम एक ऐसी सेना थी जिसके पास कोई अपना ड्रेस कोड नहीं था, तो वे लोग आम लोगों की तरह ही रहते थे। उनका पहनावा जो था बिल्कुल आम था। तो कभी भी जो अमेरिका सेना कहीं भी छापेमारी करता था तो उसे हर जगह ये डर होता था कि कहीं कोई भी हमला कर देगा तो वो पता नहीं कर पाएंगे कि ये कोई सिविलियन है या फिर कोई नॉर्थ वियतनाम का सैनिक। इसीलिए जहाँ भी उन्हें नॉर्थ वियतनाम के लोग मिलते थे वहाँ उन्हें मार दिया करते थे। इससे बहुत भारी मात्रा में अमेरिका की किरकिरी हुई। देखिए, माई लाई मास्कर के जो हत्याकांड हुई, इस हत्याकांड के बाद अमेरिका का जो आंतरिक क्षेत्र था वहाँ पर भी अमेरिकी सेना को बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं निंदा का सामना करना पड़ा। अब स्टूडेंट और बोल सकते हैं कई छात्र संगठन जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपनी सेना के विरुद्ध जा चुके थे, क्योंकि उन्हें यह एक दिलासा दिया गया था कि उनकी सेना जो है वो इस युद्ध में अर्थात जो नॉर्थ वियतनाम के साथ युद्ध चल रहा था उसमें जीत रही है। लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। बस एक बदले के तहत यूएस आर्मी ने इस तरह के बोल सकते हथकंडों को अपनाया था, और इसी कारण 1968 में बहुत ही कम मात्रा में यूएस आर्मी में नौजवान भर्ती हुए। देखिए, यूएस में एक नियम है कि वहाँ की जो भी फैमिलीज़ हैं उनके फैमिली मेंबर का कोई एक लड़का या लड़की जो है वो यूएस आर्मी को ज्वाइन करेगा। और उस समय ऐसा नियम जो था बहुत प्रभावी था, क्योंकि इसके द्वारा वो देशभक्ति को दिखाते थे और देश में मिलिट्री की कमी होने की संख्या को लगातार ख़त्म करते थे। लेकिन जिस प्रकार से यूएस आर्मी ने एक निर्मम हत्याकांड किया था, एक नरसंहार किया था, इससे अब यूथ आइकन जो था वो इसके विरुद्ध जा चुके थे। इसके बाद अमेरिका जो था यहाँ भी नहीं रुका, क्योंकि उस समय सभी लोगों के पास अर्थात अमेरिका के लगभग हर घर में टीवी था। तो जो भी युद्ध होता था वियतनाम के साथ में अर्थात नॉर्थ वियतनाम और अमेरिका के बीच जो भी संघर्ष होता था, जो भी युद्ध होता था, उसका जो टेलीकास्ट था वो हमेशा बोल सकते हैं मीडिया के द्वारा लोग देख लेते थे टीवी में। और टीवी में ऐसे सीन्स को, ऐसे बोल सकते हैं कि वीडियोस को दिखाया जाता था जिससे अमेरिका के लोगों को भी बहुत ख़राब लगता था। उदाहरण के लिए आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरह एक अमेरिकी सैनिक जनरल जो है वो एक नॉर्थ वियतनामी सैनिक को गोली से मार देता है। और ये प्रकाशन जो था, ये जो वीडियो था, ये पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से दिखाया गया था, जिससे अमेरिकी सेना ये दिखाने का प्रयास कर रही थी कि वो वियतनामी सेना पर या नॉर्थ वियतनामी सैनिकों पर बहुत ज़्यादा हावी है। लेकिन इसकी निंदा जो थी वो नॉर्थ वियतनाम के साथ साथ विश्व के कई देश कर रहे थे कि अमेरिका को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी कारण अमेरिकी जो नौजवान थे उन लोगों ने अब अपनी सेना में जाने से बिल्कुल मना कर दिया। वे सीधा चाहते थे कि यह युद्ध जो है वो साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच का है, इसमें हमारे देश का क्या काम है और क्यों हम उन लोगों की हत्या करेंगे जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस तरह से अब गृह युद्ध की स्थिति जो थी वो खुद अमेरिका के अपने क्षेत्र में होने लगा, जिससे यूएस आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। देखिए, 1968 में चुनावी माहौल भी अमेरिका में चल रहा था। अमेरिका में अब ज़रूरत थी एक नए राष्ट्रपति का, और इसी के तहत एक चुनाव की जो लहर थी वो पूरी अमेरिका में देखी जा सकती थी। और उसी के दौरान रिचर्ड निक्सन नामक एक बोल सकते हैं कि व्यक्ति ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अपने आप को खड़ा किया, और उन्होंने लोगों से ये वादा किया कि यदि वे उन्हें राष्ट्रपति पद पर जिता देते हैं तो वे अपने जितने भी यूएस आर्मी के सैनिक हैं उन्हें नॉर्थ वियतनाम से और साउथ वियतनाम से वापस ले आएंगे और इस युद्ध को वे पूरी तरह त्याग देंगे। जिसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। और 1968 में जैसे ही रिचर्ड निक्सन जीतते हैं और राष्ट्रपति पद पर वो बोल सकते हैं स्थापित होते हैं, उन्होंने तुरंत ही यूएस आर्मी को वहाँ से वापस लाने का निर्णय ले लिया, और धीरे धीरे करते हुए उन्होंने कुछ ही वर्षों में अपनी सेना को वहाँ से बाहर निकाल लिया।
1973 तक एक बहुत बड़ा समझौता हुआ जो पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत यूएस आर्मी और नॉर्थ वियतनाम के बीच में एक बोल सकते हैं प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कोई भी तरह का आंतरिक गतिविधि में या किसी भी प्रकार के आंतरिक मुद्दे में अब अमेरिका किसी भी तरह से नॉर्थ वियतनाम के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इस वादा के तहत ये जो पूरा घटना था वो ख़त्म होता है और 1973 तक अमेरिका जो है अपनी पूरे दल बल और अपनी सेना के साथ उन क्षेत्रों से बाहर निकल जाता है और वापस अपने देश अपनी आर्मी को ले आता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच का जो टकराव था वो चल ही रहा था। चूँकि अब अमेरिका जा चुका था तो नॉर्थ वियतनाम के पास ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस था कि वो साउथ वियतनाम पर हमला करे और उनके सैनिकों को खदेड़े जो साउथ वियतनाम में बचे हुए सैनिक हैं और वहाँ पर फिर से कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित करें। और इसी तरह नॉर्थ वियतनाम ने बिना कुछ देखे तुरंत ही साउथ वियतनाम पर हमला किया और वहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित किया। अब जो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम था ये दोनों मिल चुके थे और नॉर्थ वियतनाम ने एक अखंड वियतनाम का निर्माण किया, जिसमें नॉर्थ और साउथ दोनों एक झंडे के तले दोनों देश अब एक हो चुके थे और दोनों देशों की जो जनता थी वो आपसी भाईचारे से रह रहे थे। यह युद्ध जो था ये लगभग 50 से 60 वर्षों से भी ज़्यादा चला, लेकिन इस युद्ध में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे अमेरिका को भी ये सोचना पड़ गया कि उसे भी टक्कर देने वाला कोई देश है। और पहली बार ऐसा हुआ था जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी छोटे से देश ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो इस तरह से वियतनाम युद्ध हुआ और वियतनाम युद्ध के बाद वियतनामी लोगों को उनका अधिकार मिला। आशा करते हैं इस पूरे टॉपिक में आपने हर पॉइंट्स को अच्छा समझ लिया होगा कि किस तरह वियतनाम के लोगों ने संघर्ष किया, वहाँ की सेना ने अपने अधिकार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और किस तरह से उन्हें यह अधिकार मिला। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।